अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोग ठीक होंगे। तो जनाब, वेलकम टू यूलॉजी बाय शऊर। हम चलते हैं अपने कंटिन्यूशन स्टडीज़ की तरफ। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको अच्छी लगती है। अच्छी लगने का क्या मतलब, अगर आपको इसमें कुछ फ़ायदा होगा समझ आती है तो ज़रूर इसको लाइक करिएगा और शेयर भी कर दिएगा, ठीक है। हम अपने पास आईडी डालिए, आप पासवर्ड डाल रही हूँ। सो थैंक्स लॉर्ड, पासवर्ड इज़ डन। और हमारे पास ये आप लोग देख सकते हैं सारे जो लेक्चर्स हैं पुराने वाले हैं, और हमारे पास ये 11 नंबर का लेक्चर आ गया है इसका, ठीक है। तब चलते हैं अपनी, ये क्या है हमारे पास BT101, सही हो गया, इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी एवोल्यूशन 1। तो हम चलते हैं इसकी तरफ। अब जनाब हम अपना लेक्चर का जो नाम है वो है एनिमल्स एंड देयर एबायोटिक एनवायरनमेंट, ठीक है। टेक क्विज कर लेते प्री असेसमेंट का। और अब हमारे पास आ गया है जनाब, विच इज़ द बैलेंस इक्वेशन ऑफ फॉर फोटोसिंथेसिस। हाँ जी, तो ये वाली है, ये वाली, ठीक है। इसके बाद इसको सेव कर लेते हैं। इसके बाद इकोलॉजिकल सक्सेशन अकर्स इन एन इकोसिस्टम व्हेन देयर इज चेंज इन community composition, community structure, vegetation, architecture, all options are correct, okay. Photosynthesis is the dash, it is a redox reaction, ठीक है। all are correct, well done। एक ही बार करेंगे हम टेक। हम चलते हैं वीडियो की तरफ, इसको अच्छे से सुन लेते हैं। Ecosystem is made up of it has different components, and the one important component is the habitat. Habitat एक किसी भी इकोसिस्टम का वो नेचुरल एनवायरनमेंट है जहाँ पर कि एक स्पेसिफिक स्पीशी या एक इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म इट लिव्स एंड इट हैज़ ऑल दोज फेवरेबल कंडीशंस जो कि डिफरेंट फॉर्म्स में है, और वो फेवरेबल कंडीशंस वहाँ पर उसकी प्रेजेंस को और उसकी पॉपुलेशन को और उसके एक एनर्जी फ्लो को सपोर्ट कर रही होती हैं। एक्चुअली किसी भी ऑर्गेनिज्म की क्या रिक्वायरमेंट हो सकती हैं जो कि उसको उस पर्टिकुलर एक हैबिटेट के अंदर सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी है। दैट इज़ फूड, शेल्टर, प्रोटेक्शन एंड प्रेजेंस ऑफ मेट्स फॉर रिप्रोडक्शन। जहाँ पर भी ये सारी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वहाँ पर पॉपुलेशन साइज उस स्पीशी का ग्रो करता है और उसमें एक बेहतर जो है वो एक प्रोडक्टिविटी आएगी, उसमें बेहतर जो है वो बायोडाइवर्सिटी अपेयर होना शुरू हो जाती है, एंड दैट स्पीशी प्रीफर्स टू लिव एट दैट प्लेस व्हिच इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। हैबिटेट की दो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वन इज एबायोटिक और फिजिकल एंड सेकंड इज बायोटिक और बायोलॉजिकल। एबायोटिक फैक्टर्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ एनी स्पीशी इन इट्स पर्टिकुलर हैबिटेट, बिकॉज यही वो सारे फैक्टर्स हैं जो उसको दूसरी जो सारी फैसिलिटीज़ हैं, अब जो उसकी नीड्स हैं और रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करने में उसको हेल्प आउट करेंगे। इन एबायोटिक फैक्टर्स में टेम्परेचर है, वाटर, लाइट एंड द सॉइल। सो ऑल दीज फोर, ये सिर्फ सिंपल से फोर जो हैं वो मेजर एबायोटिक फैक्टर्स हैं विच आर इन्वॉल्व इन फुलफिलिंग ऑल द नीड्स ऑफ दैट स्पीशी। इस वीडियो में हम एक ग्लिम्प्स लेते हैं वो सारे फिजिकल फैक्टर्स का जो इकोसिस्टम में हमारी प्लैनेट पर मौजूद हैं। तो हियर वी कुड सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल फैक्टर्स, वाटर, एंड देन इट इज सॉइल और टोपोग्राफी, सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल इन सॉइल, फ्रेश वाटर। So here we could see कि ये सारे एबायोटिक फैक्टर्स वहाँ पर मौजूद ऑर्गेनिजम्स के लिए उनकी प्रोडक्टिविटी और उनकी बायोमास को ओवरऑल रेगुलेट करते हैं और उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। ये सारे एबायोटिक फैक्टर्स जिनको हमने मेंशन किया, टेम्परेचर, लाइट एंड उसमें वाटर है,
इनकी एक टॉलरेंस रेंज होगी। ये सारे फिजिकल फैक्टर्स एक मैक्सिमम और एक मिनिमम लिमिट के बीच में फंक्शन करते हैं। तो ऑल्दो दे आर फंक्शनिंग इन दैट इकोसिस्टम, बट एक टॉलरेंस रेंज स्पीशी डेवलप कर लेती है और उस टॉलरेंस रेंज की मैक्सिमम मिनिमम लिमिट से बाहर वो स्पीशी वहां पर फंक्शन नहीं कर सकती। तो टॉलरेंस रेंज फॉर एग्जांपल, अगर एक वाटर जिसमें टेम्परेचर की रेंज है, फॉर एग्जांपल दैट इज फॉर वन ऑर्गेनिजम्स जो कि एक एक्टोथर्मिक ऑर्गेनिजम्स हैं। अगर हम एग्जांपल ले लें कि वो फिशेस का केस है और वो 15 या 11 डिग्री इज द मिनिमम and 20 degree is the maximum. So particular fish species it would survive between that tolerance range of 10 degree and 20 degree. अगर टेम्परेचर वाटर का टेम्परेचर उस मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट से बाहर निकल जाता है तो दैट वुड बी एन अनफेवरेबल एनवायरमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर फिश स्पीशी। सिमिलरली टेम्परेचर के साथ साथ वाटर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी सैलिनिटी है, उसकी पीएच है, तो सारा ये ऑर्गेनिजम्स हर स्पीशी की अपनी एक स्पेसिफिक टॉलरेंस रेंज होगी और इस टॉलरेंस रेंज में देयर वुड बी अगेन अ विंडो जिसमें वहां पर परफॉर्मेंस स्पीशी की परफॉर्मेंस दैट वुड बी द बेस्ट एंड दैट स्पेसिफिक रेंज विद इन दैट टॉलरेंस रेंज इज कॉल्ड एज रेंज ऑफ ऑप्टिमम। तो रेंज ऑफ ऑप्टिमम किसी भी इकोसिस्टम में हमेशा सर्वाइव नहीं करती बिकॉज सीजन्स आर चेंजिंग, फिजिकल फैक्टर्स आर चेंजिंग। तो रेंज ऑफ ऑप्टिमम इट इज फिक्स्ड बट इट इज नॉट अवेलेबल टू दैट स्पीशी थ्रू आउट द ईयर, इसलिए उनको अपनी टॉलरेंस रेंज के बीच में ही वो अपनी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को उसके दरमियान में एडजस्ट कर लेते हैं। एंड अदर इम्पोर्टेंट टर्म इज द लिमिटिंग फैक्टर। कोई भी ऐसा फैक्टर जो कि टॉलरेंस रेंज से बाहर निकल जाता है दैट इज कॉल्ड एज लिमिटिंग फैक्टर। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रोटोप्लाज्म 45 डिग्री से ऊपर फंक्शन नहीं करता। अगर आपके सेलुलर प्रोटोप्लाज्म को ऐसा टेम्परेचर 45 डिग्री से अबव हो जाए तो टेम्परेचर एक लिमिटिंग फैक्टर में कन्वर्ट हो जाता है और ये उसकी सर्वाइवल को और इसकी एग्जिस्टेंस के लिए एक थ्रेट बन जाता है। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जितने भी फिजिकल फैक्टर्स हैं इन सबको उसमें टॉलरेंस रेंज के बीच में फंक्शन करना चाहिए। इसलिए हर स्पीशी उसी हैबिटेट को प्रेफर करती है जहां पर ये फिजिकल फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर उसकी टॉलरेंस रेंज के दरमियान में होते हैं। वो किसी भी ऐसे हैबिटेट में सर्वाइव नहीं कर सकती जहां पर ये फिजिकल फैक्टर्स उसके लिए एक लिमिटिंग फैक्टर बन जाएं। सिमिलरली टैक्सेस एंड अदर एग्जांपल के ऑर्गेनिजम्स, एक स्पीशी के ऑर्गेनिजम्स एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स देते हैं टूवर्ड्स दीज एबायोटिक फैक्टर्स एंड दैट ओरिएंटेशन और रिस्पॉन्स इज कॉल्ड एज टैक्सेस। फॉर एग्जाम्पल यूग्लिना जो कि एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, इट विल मूव टूवर्ड्स द लाइट एंड दैट टाइप ऑफ टैक्सेस इज कॉल्ड एज फोटोटैक्सेस, क्योंकि इसको सोलर एनर्जी चाहिए, इसको लाइट चाहिए अपनी फोटोसिंथेसिस के फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, तो ये लाइट की तरफ मूव करते हैं। बट देर आर सर्टन अदर ऑर्गेनिजम्स विच मूव अवे फ्रॉम द लाइट बिकॉज द लाइट इज ट्रांसमिटिंग हीट टू दोज ऑर्गेनिज्म, तो वो अपनी डिहाइड्रेशन से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए दे विल मूव अवे फ्रॉम द लाइट। सो दैट इज द रिस्पॉन्स। वो इसके अपने रिस्पॉन्स को एडजस्ट करके इस स्टिमुलस की इंटेंसिटी को इसको स्टेबल कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो हो गई है खत्म। बेहतरीन समझ आया एज यूजुअल, तो हम चलते हैं आगे रीडिंग में। सो let's start reading. Okay, habitat is the natural environment where specific organism lives and survives. The habitat provides this particular organism with suitable supply of food, shelter and protection against environmental factors and predators and meeting potential for reproduction. Okay, each habitat has two characteristics: biotic, biological, and abiotic, physical. Abiotic factors are temperature, water, light, and soil, etc. For an organism to survive, it develops a tolerance range for each abiotic factor. Within this tolerance range, there is a range of optimum growth where the organism is most successful. But when that factor exceeds to the tolerance range, then it becomes a limiting factor and has devastating effects on the organism. Salinity, heat or temperature, water. An organism may move towards or away from the source of that abiotic factor, that is salinity, heat or temperature or water. Okay,
In this lesson, the student will learn about what are the characteristics of a habitat, what are abiotic factor, what are tolerance range, range of optimum and limiting factor. ओके जी, डन हो गया। बहुत बेहतरीन पर मज़े पॉइंट्स क्लियर हो गए हमारे। हम जाते हैं अपने बोनस की तरफ। अब बोनस क्या है? स्लाइड्स cause they makes us more much clear about the topic. So let's have it. Oh no, मैंने तो इस क्लोज करके वापस डाउन कर लेती हूँ। Let's wait a while. ओके, अभी हो रही है ओपन, तो हो जाइए ओपन, तो फिर हम इसको पढ़ लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमारे पास ये ओपन हो गई है स्लाइड हमारी। इसको हम पढ़ लेंगे। हैबिटेट, एबायोटिक फैक्टर्स इन एनवायरनमेंट मेन टॉपिक हमारा। उसके बाद से हमारे पास है हैबिटेट, नेचुरल एनवायरनमेंट वेयर अ स्पीशीज ऑर्गेनिज्म लिव। अच्छा ठीक है, वेयर दे फाइंड फूड, शेल्टर, प्रोटेक्शन एंड मेट्स, सॉरी, ठीक है। हैबिटेट हैज़ टू टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, एबायोटिक और फिजिकल, बायोटिक और बायोलॉजिकल, ठीक है। एबायोटिक फैक्टर्स include temperature, water, light, soil and ये मैंने दिखाई थी वीडियो। उसके बाद टॉलरेंस रेंज एट आइदर लिमिट वन और मोर एसेंशियल फंक्शन सीज का मतलब है कि हो जाते हैं, ठीक है। अब या फिर हाँ हो जाते हैं, ठीक है, उस तक होते हैं। सीज का मतलब होता है कट ज़्यादा, एक रेंज तक फंक्शन होंगे, उसके ऊपर के लिमिट के नहीं होंगे। जिस रेंज तक होंगे उसे रेंज को कहेंगे टॉलरेंस रेंज, ठीक है। रेंज ऑफ ऑप्टिमम, हाईएस्ट सक्सेस ऑफ एनिमल, जहाँ तक वो अपनी पूरी कोशिश के साथ टॉलरेंस कर सकता है, वो होती है रेंज ऑफ ऑप्टिमम, ठीक है। ये टॉलरेंस ज़्यादा भी हो सकती है आगे से। ओके, लिमिटिंग फैक्टर में फैक्टर आउट ऑफ टॉलरेंस रेंज, सॉरी, टैक्सेस ओरिएंटेशन टुवर्ड्स अ फैक्टर, ओके, ओरिएंटेशन और रिस्पॉन्स टुवर्ड्स अ फैक्टर, जस्ट लाइक रिस्पॉन्स टुवर्ड्स द स्टिमुलाई occurring into the natural environment, okay। बहुत सारा इसमें कर लेते हैं। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और रिजल्ट इज 2000 ही लग रही मुझे, नहीं 2000 डेजर्ट की नहीं है, वो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की, और इसकी है 90, ओके। आगे चल देते हैं। फिक्स्ड एनर्जी इज यूज्ड बाय प्राइमरी प्रोड्यूसर्स फॉर मेंटेनेंस, respiration, growth, respiration, cellular respiration, I guess fixed energy is used by producers, उनके वो लोग अपनी सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए लगाते हैं, ओके। फॉलोइंग इकोसिस्टम हैज सेम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, टेम्परेट फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, सवेना, और ये दोनों हैं, लेकिन दो ऑप्शंस तो लगा सकते हैं। फिक्स्ड एनर्जी यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर फॉर, ओके, देखा ना, एक करते हो ऑल ऑफ दिस होमवर्क था, ठीक है। उसके बाद रीटेक करते हैं, अगर हमें रीटेक करना, यस। पिरामिड base contains primary consumers, secondary consumers, producers, yes of course producers. Following ecosystem have same net primary productivity, वो यस, ये none of these है, क्योंकि कोई भी ऑप्शन में दो मेंशन नहीं किए गए।
The dash productivity changes with seasonal variations. Net primary productivity, secondary productivity, seasonal variations. I guess growth. Oh, net हो सकती है फिर इसमें. ठीक है, सेम बात. ठीक है, सही. चल लेते हैं हम आगे. अब हम ये है हमारा 7 कौन सा नंबर वाला टॉपिक था 11 टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया. अब हम चल लेते हैं इसको 10 कर लेते हैं. ओके फ्रेंड्स, सो वी आर डन हियर. उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. हमारा नेक्स्ट टॉपिक नंबर है 12. तो इसका ले लेते हैं हम प्री असेसमेंट में ये स्टार्ट क्विज. उसके बाद में हमारे पास कम्युनिटी कंप्राइजेस ऑफ इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्पीशीज. ठीक है, ओके. इसके बाद फिर हम सेव कर लेते हैं. विच सीक्वेंस इज ट्रू अबाउट यूज ऑफ एनर्जी के लिए कौन सा सीक्वेंस सही है. लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी टू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी टू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. आई थिंक light energy to chemical energy, organic molecules, chemical energy to okay. I don't know, देखते हैं कैसे सही कौन सा था देखने से. अगर तो एनिमेशन में ज़्यादा दे देता है only then we'll be able to see. कर लेते हैं. इसको कर देना पड़ेगा हमें क्रॉस. ठीक है, ओके. अब उसके बाद हम वापस से कर लेते हैं क्विज. ठीक है, ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, लाइट एनर्जी टू हीट. हाँ, लाइट एनर्जी टू हीट. ओके, ये हमारा करेक्ट नहीं था, इससे सही हो गया. इसके बाद हम चल लेते हैं आगे. हमारे पास में है वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं. हमारे टॉपिक का नाम है टेम्परेचर. सही. चारों एबायोटिक फैक्टर्स में टेम्परेचर जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस का हामिल है. ठीक है, टेम्परेचर की एक स्पेसिफिक टॉलरेंस रेंज में एनिमल टिश्यूज़ परफॉर्म करते हैं. They have different structural and functional proteins which they need a specific range of temperature for sustain themselves and function properly. For example, enzymes या hormones इनको एक proper function करने के लिए specific temperature required है other than other factors. तो इसलिए temperature एक ऐसा factor है जिसमें adapt करने के लिए animals they have to struggle or they have to invest energy through the process of evolution or through their current lifestyle. Thermoregulation यही एक रीज़न है कि सबसे बड़ा एक इशू रहा है हमेशा ऑर्गेनिजम्स के लिए, पर्टिकुलरली एनिमल्स. बिकॉज हम जानते हैं कि जितने भी लोअर वर्टिब्रेट्स हैं दे आर एक्टोथर्मिक एनिमल्स, और उसके बाद फिर एंडोथर्मी जो थी वो इवॉल्व होना शुरू हुई. तो एक्टोथर्मिक एनिमल्स के लिए थर्मोरेगुलेशन हमेशा से एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है. फॉर एग्जाम्पल स्मॉलर इनवर्टिब्रेट्स हैं, उसमें फिशेस का ग्रुप है, उसमें अम्फीबियंस हैं, उसमें रेप्टाइल्स हैं. ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स और एनिमल्स दे हैव ट्रबल इन एडजस्टिंग देयर टेम्परेचर विद देयर एनवायरमेंटल टेम्परेचर. तो ऐसी कोई भी सिचुएशन जिसमें कि एनवायरमेंटल टेम्परेचर हार्श कंडीशंस में चला जाए, इधर वो बहुत हाई हो जाए या वो बहुत लो हो जाए, इन दैट केस एक्टोथर्मिक एनिमल्स को अपनी बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए कुछ अडेप्टेशंस लेकर आनी पड़ती हैं. और एक्टोथर्मी के साथ साथ एंडोथर्मिक एनिमल्स दे आल्सो नीड दीज अडेप्टेशंस, ऑल्दो दे आर प्रोड्यूसिंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, बट स्टिल उनको अपनी बॉडी फिजियोलॉजी और बिहेवियर में इस तरह की चेंजेस लाना पड़ेंगी कि वो उनकी हीट लॉस हीट गेन के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो उसको समहाउ मेंटेन कर लें. सो इस तरह से इन एक्टोथर्मिक एनिमल्स में और एंडोथर्मिक एनिमल्स में देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ अडेप्टेशंस
जो कि बॉडी टेम्परेचर को एनवायरमेंटल टेम्परेचर के साथ एक इक्विलिब्रियम में रखने में हेल्प आउट करती हैं. फॉर एग्जाम्पल, द वन type of this adaptation is torpor, and torpor is the example which has been observed in smaller animals. For example, bats जो कि mammal के group पे, और hummingbirds जो हैं वो birds को represent करते हैं. These animals are smaller in size, और size में small होने की वजह से although they are endothermic animals, but because they are smaller in size and they have spent a lot of energy during their activity, तो उस कंडीशन में जब टेम्परेचर इनको सपोर्ट नहीं कर रहा होता, they have to decrease their body metabolism, और वो एक टेम्पररी इनएक्टिविटी की फेज में चले जाते हैं. और उस टेम्पररी इनएक्टिव स्टेज को हम, या उस इनएक्टिव फेज को हम टॉर्पर कहते हैं. टॉर्पर में ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी का मेटाबॉलिज्म का रेट को रिड्यूस कर लेते हैं और बॉडी की एक्टिविटीज जो होती हैं उनको कम कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल, बॉडी की मूवमेंट्स कम हो जाती हैं, स्केलेटल मसल्स मूवमेंट्स कम हो जाती हैं, एनिमल वुड बी स्टैटिक मोस्ट ऑफ द टाइम, उसका रेस्पिरेटरी रेट लो हो जाएगा, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, और वो बाकी अपने जो बॉडी फंक्शंस हैं उनसे एनर्जी सेव करके सिर्फ अपनी सर्वाइवल पर फोकस कर देते हैं. तो ये टॉर्पर जो है वो इन एनिमल्स को उस स्टेज में सर्वाइव करने में हेल्प आउट करती हैं जबकि ये फीड नहीं कर रहे होते. Once they are feeding, they are very active, they are utilizing that energy, but if they are not feeding, particularly रात के वक्त when they are not active, so they would undergo this temporary phase of lower metabolic rate which is called as torpor. Torpor इनको इनकी एनर्जी और बॉडी टेम्परेचर को एक्सटर्नल टेम्परेचर के साथ मेंटेन करने में, थर्मोरेगुलेशन का जो प्रोसेस है उसको मेंटेन करने में हेल्प आउट करती है. हाइबरनेशन इज एन अदर टाइप ऑफ अडेप्टेशन, लेकिन ये टॉपर के ऑपोजिट शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए नहीं होगी, बल्कि इट वुड बी फॉर द लॉन्गर टाइम पीरियड. फॉर एग्जांपल, ये वीक्स और मंथ्स तक कंटिन्यू रह सकती है. हाइबरनेशन को हम उन ऑर्गेनिजम्स में, उन एनिमल्स में ऑब्जर्व करते हैं जहां पर कि हार्श कंडीशंस कंपैरेटिवली लॉन्गर होंगी. फॉर एग्जांपल, विंटर सीजन बहुत लंबे अरसे के लिए होता है, इट कुड बी अप टू लाइक 5 months और 6 months, और इतने लो टेम्परेचर के लिए एनिमल अपनी बॉडी को एडजस्ट नहीं कर पाता. तो उस हार्श टेम्परेचर को अवॉइड करने के लिए वो एक लॉन्ग फेज ऑफ डिक्रीज्ड मेटाबॉलिज्म में चले जाते हैं. फिर एग्जांपल्स यू कुड ऑब्जर्व दिस इन रोडेंट्स एंड श्रूज. हियर वी कुड सी दिस एनिमल विल रोल अप इट्स बॉडी, और ये किसी बरो में जाकर जहां पर के टेम्परेचर कंपैरेटिवली वार्मर होगा, और देयर वुड बी अ नेस्ट काइंड ऑफ थिंग अराउंड इट, लाइक सम twigs एंड लीव्स व्हिच विल कीप इट्स बॉडी वार्म. और इस तरह से वो अपनी बॉडी का सरफेस एरिया रिड्यूस कर लेता है टू लूज द बॉडी टेम्परेचर फ्रॉम देयर स्किन सरफेस. दे हैव फर, दैट इज अनदर अडेप्टेशन. वो हेयर उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो थर्मोरेगुलेशन में उसको हेल्प आउट कर रहे होते हैं. तो ये अपनी बॉडी का मेटाबॉलिज्म, इसमें इसका रेस्पिरेटरी रेट लो हो जाएगा, इसकी मूवमेंट बिल्कुल जीरो हो जाएगी. ये रिप्रोडक्शन के ऊपर कोई एनर्जी स्पेंड नहीं कर रहा, ये फूड की परसूट के लिए कोई एनर्जी स्पेंड नहीं कर रहा, डाइजेशन पे कोई एनर्जी स्पेंड नहीं कर रहा. ये सारी एनर्जी को सेव करके दे वुड फोकस टू रेस्पायर एंड सर्वाइव थ्रू दैट हार्श पीरियड ऑफ विंटर. सो हाइबरनेशन कंपैरेटिवली एक लॉन्गर फेज है, और इनके अलावा और भी ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं, एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें हाइबरनेशन को ऑब्जर्व किया जाता है. विंटर स्लीप इज एन अदर एग्जाम्पल, जो कि सिर्फ एक हार्श विंटर्स के लिए लार्ज एनिमल्स में ऑब्जर्व होती है. हाइबरनेशन को हमने देखा कि इट अपीयर्स इन स्मॉलर एनिमल्स. श्रूज एंड रोडेंट्स आर स्मॉल मैमल्स. लेकिन लार्जर एनिमल्स दे डोंट अंडरगो द हाइबरनेशन, दे अंडरगो विंटर स्लीप. फॉर एग्जाम्पल, वो बियर्स जो कि पोलर रीजन्स में रह रहे हैं, वहां पर विंटर सीजन में सिचुएशन, टेम्परेचर की कंडीशंस इतनी हार्श हो जाती हैं कि वो मैमल्स अपनी बेहतरीन फर और बेहतर मेटाबॉलिक रेट के बावजूद भी उसको कोप नहीं कर पाते. तो दिस बिग, the really big mammal, it would prefer to undergo a winter sleep of 6 months or even longer. It depends upon the temperature or the length of the winter season. तो उस winter season के आने से पहले ही they would get the clues कि winter is coming. Seasonal changes जो हैं वो उनको ये signal provide करते हैं, and they would start eating. They would store the fats कि वो उस winter sleep का जो period है उसको गुजार सकें. और as compared to hibernation, ये एनिमल्स जो कि विंटर स्लीप में जाते हैं, यहाँ पर इनको जो बेनिफिट है वो ये कि ये उस इन एक्टिविटी की जो फेज होती है उससे क्विकली रिस्टोर कर लेते हैं.
हाइबरनेशन में जाने वाले एनिमल्स को कुछ वक्त लगता है कि वो दोबारा से अपनी बॉडी की एक्टिविटी या एक प्रॉपर और बैलेंस्ड एक जो मेटाबॉलिक रेट, एक नॉर्मल मेटाबॉलिक रेट है, उसको रीस्टोर कर लें, बट दे कैन क्विकली रीस्टोर दैट. सो अदर देन विंटर स्लीप, एस्टिवेशन इज एन अदर अडेप्टेशन फॉर थर्मोरेगुलेशन. और ये ड्राइंग पीरियड में या हाई टेम्परेचर की फेज, जबकि टेम्परेचर हाई है, रेनफॉल कम हो रही है, प्रेसिपिटेशन कम है और डिहाइड्रेशन का रिस्क जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होता चला जाता है. तो इन दैट केस टेम्परेचर से होने वाले डैमेज से बचने के लिए एक्टोथर्मिक एनिमल्स दे अंडरगो एस्टिवेशन एंड द एग्जांपल्स आर इंसेक्ट्स, फ्रॉग्स एंड टर्टल्स. तो इन दैट केस इस इमेज में अगर हम देखें तो दैट इज वन काइंड ऑफ फ्रॉग जो अपनी स्किन के नीचे वाटर जो है उसकी रिटेंशन कर लेता है. सो इट मेक्स अ कोकून फ्रॉम इट्स स्किन, जो कि उसकी स्किन जो है वो जनरेट करती है एक एनवेलप अराउंड इट्स बॉडी, वुड स्टोर द वाटर बिटवीन इट्स बॉडी एंड इन दैट कोकून. और ये पूरा एक हार्श एनवायरमेंट, हार्श कंडीशंस की जो एक फेज होगी वो उसी कोकून के अंदर बंद होकर गुजार देता है. Once temperature is being stable और moderate होना शुरू होता है तो they will rupture that cocoon and then they come out of it. और अपनी burrows से कोकून को रप्चर करने के बाद ये अपनी burrows से बाहर आएंगे और फिर एक नॉर्मल मेटाबॉलिक रेट जो है उसकी रिस्टोरेशन हो जाती है. दिस इज अनदर एग्जांपल कि टर्टल्स दे bury themselves in soil or they spend that phase of very high temperature under this phase of inactivity. इस वीडियो में हम डिफरेंट एग्जांपल्स देखते हैं मुख्तलिफ मैमल्स के अंदर कि वो कैसे हार्श कंडीशन ऑफ टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं या उसको काउंटर पार्ट कर रहे होते हैं. Let's start in a European forest in the depths of winter. While active, mammals maintain a constant body temperature, often about 30 degrees Celsius. And in winter, that requires a lot of energy. But by lowering their metabolism to the minimum possible level without dying, their energy needs plummet. And so small mammals, like this birch mouse, can survive ice and snow for months on end. Another true hibernator is the hedgehog. Its heartbeat falls from 190 beats a minute to 20, and its body temperature drops from 35 degrees to 10. An Arctic squirrel can drop its temperature to -3 degrees. But larger animals can't do this. If they did, they wouldn't have the energy to raise it again, and they'd never wake up. So, many black bears spend their winters in a state of dormancy, a kind of shallow hibernation. And some females even give birth at this time. Their metabolism is only slightly lowered, and on warmer days, they might wake up and move around. Badgers, on the other hand, don't hibernate at all. They respond to cold weather by going into torpor for the hours they'd normally be asleep. Their metabolism drops right down, like hibernation, but for a much shorter time. Unlike hibernation, no advanced preparation is necessary, though badgers do block their tunnels with leaves and twigs to keep out the draft. Underneath this log is another, less well-known hibernator, a bumblebee queen. And she's truly the first of her line, for once she awakes, she'll create a brand new bumblebee colony. So friends, it was really interesting and amazing video. So I understood very effectively. It was very effective. तो I hope आप लोगों को भी समझ आई होगी. हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ. Temperature is one of the most important biotic factor which could affect any ecosystem. All organisms can be broadly divided into
observed in organisms for coping with the temperature. Seasonal variations are hibernation, winter sleep, estivation and torpor. ठीक है, torpor has been observed in small animals such as bats and hummingbirds. In this state, the organisms go into a reduced metabolic state. The body temperature drops. It helps the animal when they are not feeding. This adaptation works for a shorter period of time. Hibernation is another such adaptation which also helps organisms to survive during winter. It is very similar to torpor with a reduction in metabolism and drop in body temperature. However, unlike previous adaptations, hibernation has been observed for a longer period of time, such as weeks and months. The third such adaptation is winter sleep. This has been observed in larger animals such as bears, bats, and unlike hibernation, the organisms are relatively quick in regaining their movements. Okay, last such adaptation is estivation. This has been observed in animals facing high temperature coupled with rough conditions. Okay, it has been observed in animals like frog, turtles and insects, etc. Alright. In this lesson, the student will learn about temperature and thermoregulation, exothermic and endothermic organisms, adaptations for thermoregulation, torpor, hibernation, winter sleep, estivation. Alright, let's go towards our bonus. As you all know that what I call bonus is PPTs. ठीक है, तो हम चलते हैं PPT की तरफ. चलें जी, इसको open दें. So here we go. About a while और ये open हो जाएगी अभी. Yes, ये हो गई open. चलिए, टेम्परेचर हमारा मेन टॉपिक है. फिर थर्मोरेगुलेशन, इनइक्वालिटी बिटवीन heat loss and gain, harsh conditions require adaptations. Both ectothermic and endothermic animals have adaptations. ठीक है. torpor, decreased metabolism, lowered body temperature. For examples are bats, hummingbirds, helping survival when not feeding. Okay. Hibernation, decreased metabolism, lowered body temperature, may last for weeks or months. For example, rodents and shrews. Winter sleep occurs in large animals, large energy reserves, quick restoration of activity, and examples are bears. Okay, estivation, survival in extended period of drying, avoid temperature damage and dehydration. Examples are insects, frogs and turtles. डन हो गया. फिर हमने ये बेसिक सी वीडियो देखी थी और अब हमारा कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो गया है. मेरा तो हो गया, आप लोगों का भी हो गया होगा, आई होप. ठीक है, अब हम चल लेते हैं आगे. नेट प्राइम प्रोडक्टिविटी ऑफ डेजर्ट इज 90 grams per meter square per year. Dash have highest energy needs: tertiary consumers, secondary consumers, herbivores, primary consumers. Higher energy needs tertiary consumers को होती है. ठीक है, उसके बाद में चल गए. डिक्लाइन ऑफ केमिकल बॉन्ड एनर्जी इन अ फूड चेन डिपेंड्स ऑन एनर्जी needs of individuals at each trophic level. Body functions of organisms
बात हो गई थोड़ी बहुत बेसिक। हीट इज रेडिएटेड इनटू स्पेस इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस। ओके ऑलराइट, अब हम आगे चल लेते हैं। यहाँ व्हाट इज ट्रू अबाउट फोटोसिंथेसिस। हाँ देखा ना, ये शो भी नहीं हुआ और फिर इसे इनकरेक्ट हो गया। जब हम वीडियो देख लेते हैं अच्छे से। Like other abiotic factor, for example, temperature, water is also a critically important physical factor. So water is critically important in homeostasis of both animals and plants. But animals, they are constantly losing this water from their bodies through the process of evaporation and excretion. Evaporation के through animals की body surface से water इसलिए evaporate होता रहता है because light जो कि heat energy की form में उसकी surroundings में मौजूद है, उससे बॉडी का टेम्परेचर रेज करता है एंड टू कूल इट डाउन वाटर इवेपोरेशन के थ्रू एक कूलिंग इफेक्ट जनरेट होता है जो कि उसकी बॉडी सर्फेसिस के टेम्परेचर को लो डाउन कर देता है। तो बिकॉज टेरेस्ट्रियल एनिमल्स दे आर कंटिन्यूअसली एक्सपोज टू द हीट एनर्जी, सो दे आर कंटिन्यूअसली evaporating water from their body surface depending upon the intensity of heat. Excretion एक दूसरा प्रोसेस है जिसमें कि नाइट्रोजनस वेस्टेज को बॉडी से एक्सक्रीट करने के लिए वाटर कंटिन्यूअसली एक्सक्रीट होता रहेगा। वी नो कि एक्सक्रीशन में 3 टाइप्स की नाइट्रोजनस वेस्टेज जो है वो एक्सक्रीट की जाती हैं, अमोनिया, यूरिक एसिड एंड यूरिया। इन तीनों डिफरेंट नाइट्रोजनस वेस्टेज के लिए डिफरेंट अमाउंट में वाटर रिक्वायर्ड होगा। सो यूरिक एसिड इज दैट नाइट्रोजन वेस्ट जिसको एक्सक्रीट करने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड, बट तीनों टाइप्स के लिए किसी न किसी लिमिट तक वाटर की क्वांटिटी रिक्वायर्ड होगी। सो इवेपोरेशन और एक्सक्रीशन दोनों प्रोसेसेस में एनिमल्स दे आर लूजिंग वाटर, और इस लॉस्ट वाटर को रिप्लेस करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि इवेपोरेशन और एक्सक्रीशन में इस वाटर को एक्सक्रीट करना। Animals इस lost water को replace करते हैं either by drinking water, by eating that food which contains an abundance of water in it, and they adapt those strategies through which they can avoid dehydration. वो सारी adaptation जिससे कि animals dehydration को avoid कर सकते हैं, इनको हम 2 different categories में divide करते हैं. One is behavioral and other is physiological. बिहेवियरल चेंजेस में एनिमल अपने बिहेवियर में इस तरह के चेंजेस लेकर आता है कि वहां से उसकी बॉडी से मिनिमम लॉस ऑफ वाटर पॉसिबल बना दिया जाए। फॉर एग्जांपल, इंस्टेड ऑफ बीइंग डायर्नल, बीइंग एक्टिव ड्यूरिंग डे टाइम, दे प्रीफर टू बी एक्टिव ड्यूरिंग नाइट टाइम। इस ग्रुप ऑफ एनिमल्स को नॉक्टर्नल एनिमल्स या टाइप ऑफ एक्टिविटी को नॉक्टर्नल मोड ऑफ एक्टिविटी कहते हैं। बिकॉज एट नाइट टाइम देयर इज नो सन, सो देयर इज नॉट मच हीट, और रिजल्टेंटली इवेपोरेशन के थ्रू बहुत कम अमाउंट में, कंपैरेटिवली कम अमाउंट में वाटर उनकी बॉडी से इवेपोरेट होता है। दैट्स हाउ दे सेव द वाटर। एंड अदर अडेप्टेशन इज दोस टेरेस्ट्रियल एनिमल्स व्हिच आर लिविंग इन ड्राई एरियाज, दे वुड प्रीफर टू लिव इन बरोज एंड हाइड। वी नो दैट व्हेन वी गो डीपर इनटू द सॉइल तो टेम्परेचर कंपैरेटिवली डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। बरोज और हाइड्स में मॉइस्चर भी रिटेन रहती है, और मॉइस्चर की रिटेंशन की वजह से डिफ्यूजन ग्रेडियंट के थ्रू बॉडी से वाटर एवेपोरेशन के थ्रू लूज नहीं होता। तो इस बिहेवियरल अडेप्टेशन से एनिमल्स दे ट्राई टू सेव दैट पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर। फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस में वो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं जिसमें एक्सक्रीशन के थ्रू बॉडी से वाटर लूज हो जाता है। सो दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन विच इन्वॉल्व्स द किडनीज। जैसे कि अभी मैंने कहा कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्टेज, तो उसमें एनिमल्स अपनी फिजियोलॉजिकल बॉडी फिजियोलॉजी को इस तरीके से चेंज कर लेते हैं कि इंस्टेड ऑफ अमोनिया दे ट्रांसफर देम टू यूरिया, एंड यूरियोटैलिक एनिमल्स दे ट्रांसफर देम इनटू यूरिकोटैलिक एनिमल्स। तो यूरिक एसिड के थ्रू देयर इज अ मिनिमम लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम देयर बॉडी। यूरिया needs water, but comparatively as compared to ammonia, they need less water to be excreted from the body. That's how through these behavioral and physiological adaptations, animals they are saving the amount of water being lost from their body. अब वो animals जो कि water में ही रह रहे हैं, वहाँ पर water deficiency या dehydration कोई भी problem नहीं generate करता, rather वहाँ पे excess of water could be a problem. So in those animals they avoid drinking of water to maintain their body osmolarity. इसके अलावा वहाँ पर एक और जो कि adaptation आती है, that is against the water currents. किसी भी वाटर बॉडी में, चाहे वो फ्रेश वाटर बॉडी हो या वो मरीन वाटर बॉडी हो, वहाँ पर कंटिन्यूअसली वाटर करंट्स जनरेट हो रहे होते हैं बाय द विंड, एंड दीज वाटर करंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन
and biodiversity of animals and plants in that water body. इनका एक और मेजर रोल ये है कि they act as the convection currents. So they transfer heat from the one point to the other point. So both the heat, light and movement in water is important for animals and plants. They also transfer minerals and rocks, or we should say the particles of rocks, from the one place to other place. और ये nutrients और ये minerals किसी भी habitat में, marine habitat में या fresh water habitat की primary productivity के लिए बहुत important हैं. So the water currents, they determine the biodiversity and niche in any habitat. In water currents के against, animals they have developed certain adaptations because the water currents they could be responsible for dispersal of animals. They will flush them away from the one point to another point. So to cope with these currents, animals they have developed suckers, hooks and claws. और इनकी help से they attach themselves to a substrate. So the water currents they can't disperse them away from their habitat. इसके अलावा वाटर में स्विमिंग करते हुए फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए दे हैव फ्लैटेंड बॉडी एंड स्ट्रीमलाइन बॉडी. इन दोनों एडेप्टेशंस के थ्रू फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाती है व्हेन एनिमल इज स्विमिंग इन द वाटर. वाटर की तरह लाइट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है. सो द लाइट इज अ सोर्स ऑफ हीट एनर्जी, जिसको हम एनर्जी के मॉड्यूल में डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं. यहाँ पर हम लाइट के दो अदर एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे. वन इज इंटेंसिटी and second is duration of light during 24 hours, which is called the photoperiod. So intensity of light, animals they respond to intensity of light, so they tend to move away from the light or they tend to move towards the light. This type of movement is called as phototactic movement. तो animals या तो positive phototactic movement show करते हैं, for example euglena, या फिर वो नेगेटिव फोटोटैक्टिक मूवमेंट्स शो करते हैं, फॉर एग्जांपल प्लेनेरिया एंड अर्थवर्म. वो ऑर्गेनिजम्स जो कि पॉजिटिव फोटोटैक्टिक मूवमेंट शो कर रहे हैं, दे आर एक्चुअली लुकिंग फॉर द हीट और दे नीड दैट लाइट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी टू कंडक्ट द फोटोसिंथेसिस. तो यूग्लिना इज अ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, देयरफॉर इट शोज द पॉजिटिव फोटोटैक्टिक मूवमेंट. जबकि दूसरे organisms, planaria या earthworm, they are showing negative phototactic movements because they are trying to save themselves from dehydration, which is because of the heat during the light phase of the daytime. Light intensity के साथ duration of light या photo period भी एक बहुत important role play करता है. So photo period को हम दो phases में divide करते हैं. One is the light phase and other is dark phase. ये light phase और dark phase का duration is controlling few physiological processes in animals, which are called as biological clocks. So these biological clocks are of two types. If they are occurring over the time period of 24 hours, they are called as diurnal clocks, diurnal rhythms or diurnal cycles. For example, distribution of organisms. There are certain species, for example phytoplanktons, they prefer to be present in littoral zone of any water body during the daytime because these organisms are photosynthetic, so they need light for preparation of organic molecules. Phytoplanktons जो कि littoral zone में, इसलिए light period में या day time में planktivorous animals भी littoral zone में ही present होंगे. So once the light phase is diminishing and dark phase is approaching, phytoplankton की distribution भी उसके according change हो जाती है. For example, they would try to move towards the benthic zone of the water body. Phytoplanktons की distribution के साथ साथ planktivorous animal की distribution भी related हो जाएगी. So इस तरह से distribution pattern is regulated by photoperiod in few species. Distribution के साथ साथ sleep wake cycle एक ऐसा diurnal rhythm है which is observed in all organisms. So animals they prefer to sleep at night time and be awake and active during daytime. So these animals are called as diurnal rhythm. तो diurnal cycles में photo period किसी भी animal की activity period को regulate कर रहा होता है, except कि nocturnal animals जो कि night time पर active होते हैं और light phase में inactive हो जाते हैं. तो 24 hours के photo period effects के साथ साथ 12 months or the yearly changes in photoperiod, they also regulate two important processes in animals, and these are reproduction and migration. Reproduction, for example, in the case of fishes, we know
the fishes they spawn in a specific spawning season. So photo period में आने वाले changes जो कि spawning season से पहले appear हो रहे हैं, they would give the clue to the animal to be ready for the spawning season. So they start preparing themselves, they start storing energy, they start producing gametes in their body. So on time they would be able to be mature and release their gametes. So reproduction के साथ साथ migration, that is another process. किसी भी habitat में आने वाली ऐसी harsh conditions जिसको कुछ animal species tolerate नहीं कर पाती, तो उस specific time period या winter season के आने से पहले ही they would start preparing themselves for migration. So similar to reproduction, they would also reserve energy in their body to migrate from that place to another place. और in harsh conditions में winter season भी हो सकता है, और there could be summer season which is bringing deficiency of water and obviously the deficiency of food. Photo period और light intensity के साथ साथ light के दूसरे भी effects हैं. For example, during the light phase, animal body में metabolism का rate increase हो जाता है. इसकी दो reasons हैं. One is the presence of heat, which is increasing the rate of metabolism. Second, mostly animals they prefer to be active during light phase of the photo period. Therefore, their metabolism rate is increased. Another is production of pigmentation. इस पिगमेंटेशन से जो रिस्पॉन्सिबल है लाइट की प्रेजेंस से उनकी क्रोमेटोफोर्स पिगमेंट्स को प्रोड्यूस करते हैं. इट हेल्प्स इन सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. So both animals and females they can be identified by their morphological characters, and it is also helpful in camouflaging these animals from their predators. Pigmentation और metabolism के साथ साथ animals अपनी daily base के movements में और migratory processes में sun को as a reference use करते हैं. So इनकी celestial orientation में light का source which is sun, it is acting as a reference to make their paths from one place to the other place. So friends, हमारी वीडियो हो चुकी है एंड. सो सेम एज यूजुअल मैम ने बहुत अच्छा समझाया. अब हम चलते हैं आगे, हम आगे अपनी रीडिंग की तरफ चलते हैं. सही हो गया. इससे भी मेरे पास काफ़ी सारे जो हैं पॉइंट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, अब हम आ जाते हैं यहाँ पर. सो organisms require water not only for their metabolism but also for thermal regulation such as evaporation and exhalation. Two types of adaptations are there for water management and conservation. First type of modifications are the behavioral ones when an animal adopt such a lifestyle, becoming nocturnal, living in burrows and hiding from light and heat. So that their thermoregulation requires minimum usage of water. The other type of adaptations are physiological ones. The organisms adopt such physiological processes like osmoregulation etc., which minimize water loss and excretion. And for the organism living in an aqueous environment, they need to adopt abundance of water. Key adaptations for the water currents are suckers, hooks, claws, body flattening and streamlining, which allows the aquatic animals to navigate or maintain their relative positions in the environment. Okay, light is discussed in the role of light and previous lectures on energy for the ecosystem as the producer. For animals, there are two key aspects of light: its intensity and photoperiod. Animals tend to move towards light, such as euglena, or away from it, like earthworms, either to use it as an energy source or to prevent heat and water loss. The second important aspect of light is photoperiodism. It is the time of the day during which light is available. As we know, throughout the year, days and nights get bigger and smaller. Organisms have evolved in such a way that they take advantage of this biological clock and adapt their physiology
hungry and animals use light or sun as a source of calendar and reproduce or migrate accordingly. ठीक हो गया. In this lesson students be able to learn dietary sources of water, adaptations to maintain water loss, adaptations in aquatic organisms, effects of light on organisms. सही है. phototactic movement, photoperiodism. ओके, हम चले थे अपने 50 की तरफ. हमारे बोनस पॉइंट का थोड़ा वेट करना पड़ता है. ठीक है, हो गया. अब इसको ओपन कर लेते हैं. अभी आगे है, अब इसको कर लेते हैं हम रीड. वाटर इज abiotic factors इसमें water is critical factor in homeostasis. Animals lose water by evaporation or excretion, and loss of water must be replaced by drinking, eating and avoiding dehydration. Okay, adaptations to avoid dehydration, behavioral adaptation है, nocturnal mode, burrows और heights, physiological है, osmoregulation. उसके बाद water currents में affect animal distribution in the water body, generated by wind, convection currents, and determine biodiversity and niche movement of mineral and rocks. Okay, इसकी वजह से ये करंट प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, अडेप्टेशन हमारे पास आगे. टू कोप विद करंट सकर्स प्रेजेंट है, हुक्स और क्लॉस प्रेजेंट है, बॉडी फ्लैटनिंग है, स्ट्रीमलाइनिंग है बॉडी की. ठीक है, डिस्कस्ड एंड पहले वाटरी था, अब टॉपिक चेंज हो गया. एबायोटिक फैक्टर्स. लाइट को डिस्कस इन एनर्जी पिछले मॉड्यूल में. फोटोपीरियोडिज्म में फोटोसिंथेसिस में हम लाइट को डिस्कस कर चुके थे. उसके बाद एनिमल्स रिस्पॉन्स टू लाइट इंटेंसिटी, फोटोटैक्टिक मूवमेंट. पॉजिटिव है यूग्लिना की, नेगेटिव है प्लानेरिया और एथवा. ओके, हो गया. इफेक्ट्स ऑफ फोटोपीरियड, बायोलॉजिकल क्लॉक्स, डायर्नल में डिस्ट्रीब्यूशन है और स्लीप वेक साइकिल. एनुअल में रिप्रोडक्शन और माइग्रेशन है. सही हो गया. इफेक्ट्स ऑफ लाइट, इंक्रीज मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, कैमोफ्लेज and the sun as a reference point in navigation during daily movement और migration. ओके जी, डन हो गया. तो हमारा ये टॉपिक हो गया है कवर. हो गया है. हम कर लेते इसकी पोस्ट असेसमेंट जल्दी से. एक ही टेक लूँगी मैं. ठीक है, width of box in an ecological pyramid is proportional to dash of that level. Proportional to biomass, photoperiod is the variation in quantity of light, length of dark period, length of light period, temperature, quantity of light. And आगे चल लेते हैं. Range of values in which animals live is known as maximum range tolerance. It is tolerance range. अच्छा, हमारे 2 गलत हो गए तो हमें रीटेक करना पड़ेगा. ठीक है, तो कर लेते हैं रीटेक. रेंज ऑफ वैल्यूज इन विच एनिमल्स लिव, टॉलरेंस रेंज. ठीक है, कर लेते हैं. आगे चलते हैं. टॉर्पिड एनिमल्स exhibit low temperature and decrease metabolism. High temperature only, high temperature and increase metabolism. Low temperature and decrease metabolism, in my opinion. Photoperiod is the variation in temperature. ये गलत होता ना मेरा पिछला. अच्छा, range of height. अच्छा, range of values with in which animals live is known as tolerance range. Tropid animals exhibit high temperature, low temperature and metabolism. और ये photoperiod का वेरिएशन है. ये वाला गलत है. चलिए, कोई बात नहीं. बाद में हम इसको इसकी तरह करेंगे तो फिर इन सबको अच्छे से याद कर लेंगे. ठीक है, और ये हो गया है डन.